वीडियो में हम कक्षा 10 के 10 महत्वपूर्ण हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को आपको लिए चाहिए तो मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंगपा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था। तो रंगपा गांव का जुआरी और आवारा लड़का था। वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मंगमा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसा भी झटक लेना चाहता था। इतना ही नहीं, मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। दरअसल रंगपा तोजा एक गुंडा, मवाली और जुआरी लड़का था और एक कमज़ोर जिसकी माँ नहीं थी और बाप भी नहीं थे, वो थी मंगमा। तो वो कभी भी अपने जीवन यापन करने के लिए दही बेचती थी, तो वो दही बेच कर आती थी, तो ये उसको इज्जत पैसा सब लूटना चाहता था। माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का, मंगू के प्रति माँ की ममता इतनी अधिक थी कि उसे किसी अन्य पर मंगू को देखभाल का भरोसा नहीं था। वो कहती थी कि मैं माँ होकर उसका पूरा ख्याल नहीं कर पाता है तो अस्पताल वाले पराये होकर उसकी देखभाल क्या करेंगे, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। माँ ये चाहती थी माँ कि एक माँ के लिए बच्चे का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आजकल के बच्चे भले ना प्यार करें, लेकिन माँ के लिए बहुत प्यार आता है बच्चे के लिए। तो उस माँ को कहती थी अपनी शब्दों में कि जब हम बच्चे को इतना पराये होकर अपना होकर उतना अच्छी तरह नहीं देखभाल कर पा रही हूँ, तो अस्पताल वाले पराये होकर क्या देखभाल कर लेंगे। ये था मंगमा, इसीलिए भर्ती अस्पताल में नहीं कराना चाहती थी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक बहुत ही सार्थक है। यह कविता की भावना और आत्मा का अनुरूप है। यह शीर्षक बोलने और समझने में सरल तथा स्पष्ट है। ये कविता के केंद्रीय बिंदु हैं, अतः सार्थक हैं। यह शीर्षक विषय वस्तु के अनुकूल है क्योंकि यह कविता काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्ति करता है। यानी एक वृक्ष को काटने पर जो व्यक्ति को दर्द होता है, इसीलिए उसे बताया गया इस पाठ में है कि कभी भी वृक्ष की हत्या मत कीजिए। पूरा पाठ पढ़ेंगे तो इसका सार्थक यही आएगा कि इसका कविता में दिया गया है कि पर्यावरण मनुष्य के सभ्यता को विनाश करेगा। मतलब कि जब पेड़ पौधे ना रहेगा तो आदमी कैसे जीवित रहेगा, यही शीर्षक दिखाया गया है और इसीलिए वृक्ष की हत्या शीर्षक सार्थकता का स्पष्ट किया गया। अगला चौथा क्वेश्चन है कि एक कहानी छोटी मुँह बड़ी बात कहती है कि इस दृष्टि से बहादुर कहानी का विचार करें। बहादुर कहानी एक नौकरी की परिस्थिति पर आधारित है। इस दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण सामाजिक अंग की परिचर्चा नहीं करती हैं, किंतु इस कहानी के तत्व बहुत मार्मिक हैं। बाल श्रम, मनोदशा, विलासिता में डूबे घर परिवार के आडंबर आदि बड़ी सामाजिक विषमताओं का मनोरंजक ढंग से उजागर किया गया है। इसलिए छोटी मुँह बड़ी बात है। आप YouTube पर सर्च मारेंगे कि प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन और उसके आगे जो सब्जेक्ट चाहिए वो आपको, हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पूरा सब्जेक्ट इस चैनल पर उपलब्ध है। आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के दौरान आप इतना कर लेंगे, हमारे चैनल से सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ लेते हैं 2024-25 वाला, तो उससे आप बढ़िया नंबर ला देंगे। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यशीलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जातिवाद सेम वैसा ही है जैसे एक लेबर की तरह कैटेगरी बांटा जाता है कि इसमें लेबर ये कैटेगरी का है, उस लेबर को ये है,
ये बढ़िया है लेबर, ये खराब लेबर है, उसी तरह का जातिवाद का विभाजन और श्रम विभाजन माना गया है। तो इसलिए जातिवाद पर नहीं ध्यान देना है और श्रम विभाजन यानी मजदूर का विभाजन वही होता है। और इसीलिए कहा है कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, आप करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुई जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों का अपवाद के साथ साथ घर के नियमों को भी अपवाद था। देखिए, कोई बात ऐसा होता है कि जो चीज़ समय पर ना मिले तो उससे कोई फायदा नहीं होती है। सेन साहब का जब उम्मीद था कि पुत्र एगो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन बुढ़ाने पर हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा कष्ट ही होगा बुढ़ापा में हो जाए तो। इसलिए जो ना मिलता है समय से तो ठीक नहीं मिलता है, जो मिल भी गया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए समय से मिल जाए जो ही ठीक लगता है। 6 क्वेश्चन यही कहा गया है कि खोखा किन मामले में अपवाद था। तो सेन साहब चाहते थे कि सब चीज़ अपवाद इसलिए था कि जब हम चाह रहे थे तब नहीं मिला, अब बुढ़ापे में मिला, इसलिए सेन साहब मान लिए कि एक अपवाद ही है, तो खोखा को अपवाद मान लिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग भूभाग और परिवेश सब कुछ प्रकृति के रूप में शुद्ध रूप से मिलते हैं। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्ट पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलता है। गांव में आप आइएगा तो दिखावा की ज़िंदगी नहीं है, शहर में जितना है उतना नहीं है। शहर में आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, देहात में मिलेगा। शहर में आपको थोड़ा बात के लिए झगड़ा, कोई किसी से बोलता नहीं है, टेंशन बहुत रहता है उन लोग को, बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश रहते हैं। जबकि गांव में सब एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से लगाव रखते हैं। गांव में भारत का इसलिए आत्मा निवास करती है, और यहाँ पर जीवन में बहुत ज़्यादा किसी के तकलीफ हैं तो उसके सुख दुख में शामिल रहते हैं लोग। इसीलिए गांव में बताया गया कि सच्चे दर्शन होगा तो गांव में ही होगा, सच्चे भारत की दर्शन। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से भी अब भी वंचित नहीं किए गए हो। तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते। तुम वहीं प्राचीनतम नख एवं दंत वाले पशु हो। तुम नाखून को चाहे कि जितना काटो वो बढ़ता रहेगा। अतः प्रकृति मनुष्य को आदि मानव के रूप में याद दिलाती है, यही याद दिलाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर मतलब कि वीडियो जल्दी जा रहा है तो आप रोक कर क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दिक्कत होता है तो अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 9 कि बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? तब बाड़ी तब विष के समान हो जाती है, यहाँ पर बाड़ी होगा तो लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ पर बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। बाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन ना करके संसारी की चर्चा करना। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम का ही महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्म कांड या ब्रह्मडर में विश्वास करने लगता है। देखिए, कह रहा है कि बाणी कब विष के समान हो जाएगी आपका। आप राम नाम नहीं रट रहे हैं, घरे मतलब आप सही से नहीं बात कर रहे हैं, किसी से जा रहे हैं पूजा पाठ होने किसी का हेने से बात होने कर रहे हैं, उन्हें दूसरे का मतलब खराब बात, उनका आपका खराबी खाली दिखाई दे रहा है, उनका अच्छाई को दिखाइए ना देगा।
तो ऐसा ऐसा है आपको जो भी है, तो इस सब का देखा गया है। तो इसी सब से आजकल सबको ये सब व्यक्ति के दिल में जहर घुला हुआ है कि उनका शिकायत कर ले, हमारा शिकायत कोई न करे। बस यही इसीलिए बाड़ी विष के समान आजकल हो जाती है। बाड़ी मतलब बोली। अगला क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, संधि की परिभाषा लिखिए। तो संधि जान लीजिए, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देव प्लस आले देवालय, गण प्लस इस गणेश, और इसी तरह इसका पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।